हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। मैं हूं नेहा और हम यहां पर बीएसए को पढ़ रहे हैं। इसकी सीरीज शुरू हो चुकी है, कल से हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने क्या करा है, सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट कर लिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो इनेक्टमेंट डेट है वो कितनी, वो है 25 दिसंबर 2023। ठीक है। इन्फोर्समेंट डेट की बात करें तो 1 जुलाई 2024। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शंस की तो 170 है। चैप्टर्स की बात करें तो 12 है। पार्ट की बात करें तो 4 है। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल है, मालूम होनी ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 में देखिए 3 क्लॉज है, 1, 2 और 3। फर्स्ट में क्या है, नेम है, किसका नाम क्या है, बीएस से है। सेकंड है इसमें कब लागू हुई है, कहाँ लागू हुआ है। तो ये देखो सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू है। कहाँ लागू नहीं है अगर पूछे आपसे तो शपथ पत्र पर और मध्यस्थ के समक्ष की हुई कार्यवाहियों पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है। तीसरे में है कि नोटिफिकेशन द्वारा जो केंद्र सरकार है इसके प्रवर्तन की डेट लागू बता सकती है, मतलब जो उसमें नोटिफाई किया जाएगा उस डेट से लागू माना जाएगा। ठीक है। तो 1 सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें कितनी है, 12 डेफिनेशंस है। हमने एक कोड से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बुक मतलब ट्रिक है। डी में डॉक्यूमेंट था, फिर ई में हमारा एविडेंस था, और एफ में हमारे फैक्ट था, और जी में क्या था, फैक्ट इन इशू। ठीक है। और सबसे लास्ट क्या था, जो अगर हम देखें शैल प्रिज्यूम, डिक्शनरी में भी यही आता है, उसमें भी एल हो गया। और एच में क्या था, मे प्रिज्यूम। ठीक है। और आई में मैंने बताया था आई नॉट, फिर नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव के बाद जे में क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक है। और के में क्या हो जाएगा, बीच में एक ही बचा तो रेलेवेंट। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये याद करना है। ए में क्या था, सबसे पहले ये देखिए बी से जो एविडेंस की बात हो रही है, कहाँ प्रोड्यूस करने हैं, सारे हमें कोर्ट में करने हैं। तो सबसे पहले ए में कोर्ट की डेफिनेशन थी। ठीक है। बी में हो गया आपका कंक्लूसिव प्रूफ। तो इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 की। ठीक है। सेक्शन 3 कौन से चैप्टर में आता है, चैप्टर 2, और ये हमारा पार्ट 2 भी है ना? तो यहाँ पर क्या है, जो चैप्टर 2 है वो बात करता है तथ्यों की सुसंगति के संबंध में। ठीक है। सेक्शन जो 3 है वो क्या कहता है, किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, किसी अन्य का नहीं। ठीक है। तो आपसे ये बता रहा है कि कोर्ट में आप किस चीज के अस्तित्व और अनस्तित्व का साक्ष्य दे सकेंगे। तो किसका दे सकेंगे, किसी वाद या कार्रवाई में, यहाँ से देखिए कीवर्ड निकालिए, विवादक तथ्य का और सुसंगत तथ्य का। मैं बताया ना, तथ्यों की सुसंगतता से संबंधित ये चैप्टर है। तो इसमें वो पूरे सेक्शन में आपको बताया कि कौन से सेक्शंस रेलिवेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो कोर्ट में आप किन्हें पेश कर सकते हैं, या तो विवादक तथ्य के बारे में कोई आप एविडेंस दे सकते हैं उसके अस्तित्व का और अनस्तित्व के बारे में, और किसके बारे में दे सकते हैं, सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में। इसके अलावा कोई भी आप साक्ष्य कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। ये आपको क्लियर बता रहा है ये सेक्शन। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 3। ठीक है। यहाँ पर अगर हेडिंग पढ़ेंगे तो विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्य का नहीं। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक इसमें दृष्टांत है कि ख की मृत्यु कारित करने के आश्रय से लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक है, मतलब किस चीज का विवाद हुआ है। क का ख को लाठी से मारना, क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना, और ख की मृत्यु कारित करने का आशय, मतलब उसको मारना
मृत्यु कार्य करना किससे करी है और उसका आश्रय, ये सब क्या है, एक विवादक तथ्य है। इन्हीं के बारे में आप क्या है कोर्ट में अपने जितने भी एविडेंस है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इलस्ट्रेशन बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, देखिए वो ही कराएंगे क्योंकि हमें पूरा सिलेबस भी कवर करना है और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी करनी है, जिससे क्या हो एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 4। पहले ये क्या था, पुरानी जो एविडेंस एक्ट था उसमें क्या था, सेक्शन 6 था ये। ठीक है, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से इस प्रकार से सकते हैं कि एक ही समव्यवहार का भाग है, वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या भिन्न समय भिन्न स्थान पर गठित हुए हों। वो कहना क्या चाह रहा है, इसे एक तो रेस जेस्टे का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए रेस जेस्टे का सिद्धांत कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे, सेक्शन 6 में है। ठीक है, अब सेक्शन 6 क्या बात करता है, सेक्शन 6 बात करता है कि ऐसे जो तथ्य है, ठीक है, जो क्या है विवादक नहीं है, फिर भी विवादक तथ्यों से इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, इनसे ऐसे जुड़े हुए हैं कि क्या है वो एक ही समव्यवहार का भाग प्रतीत हो रहा है। हमें कैसे लग रहा है, ये सब एक ही जो ट्रांजेक्शन है उसी का पार्ट है, तो वो तथ्य क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। ठीक है, चाहे वो उसी समय हो या उसी समय स्थान पे हुए हो या फिर भिन्न समय भिन्न स्थान पर गठित हुए, टाइम से मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट वो क्या होने चाहिए, एक ही समव्यवहार का भाग प्रतीत होने चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन देख के समझ में आएगा कि ख को पीट कर उसकी हत्या करने के क उपयुक्त है, मतलब क एक्यूज्ड है, किस लिए कि उसने ख को पीट कर उसकी हत्या करी है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्प पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था, वह उसी संदर्भ का भाग बन जाता है, वो सुसंगत तथ्य है। मतलब कि अगर देखिए कोई भी क्या होती है, कोई भी घटना घटित होती है, जैसे हत्या की है, तो जब हत्या हो रही थी उस टाइम जो आसपास के यहाँ जो पर्सन्स खड़े थे उन्होंने जो भी देखा सुना वो भी क्या है उसी समव्यवहार का पार्ट है ना, इसी टाइम तो हो रहा है सब चीजें, तो ये सब भी क्या है रेलेवेंट है और ये आप कोर्ट में पेश कर सकते हो, मतलब इनको गवाही के रूप में ये लोग जा सकते हैं, इनके आप गवाही करा सकते हैं। तो ये क्या एक ही समव्यवहार का पार्ट है, इसलिए ये सब क्या है सुसंगत तथ्य है, ये रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ख है कि क एक सशस्त्र विप्लव से भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का उपयुक्त है। इन घटनाओं का घटित होना साधारण समव्यवहार का भाग होने के कारण सुसंगत है, चाहे कौन समय उपस्थित ना रहा हो। मतलब देखिए एक जो पर्सन है ए, ये क्या कर रहा है, सशस्त्र विप्लव से भागा है, संपत्ति नष्ट करी है, फिर फौजों पर आक्रमण करा है, जेल तोड़ के भागा है और सरकार के विरुद्ध अभियुक्त भी करा है। ये क्या है, इन सब सेम ट्रांजेक्शन मानी गई है और सेम ट्रांजेक्शन होने के नाते क्या ये एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। ठीक है, ऐसी एक ये है सी कि क एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। ठीक है, क किस पर वाद ला रहा है, ख पर अपमान लेख के लिए, जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है उसके संबंध रखने वाले पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस समव्यवहार का भाग है जिसमें वह अंतर्विष्ट है, वो सुसंगत है तथ्य है, चाहे उसमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट न हो। मतलब वो कहना चाह रहा है कि देखिए इसने ए ने जो मतलब आपस में ए और बी में लेटर्स लिखे गए और इसने क्या करा है, अपमान लेख लिखा है, ठीक है, बी ने, तो ए जो है बी पर वाद लाता है, तो जितने भी इनके बीच में ना जितने भी कितने लेटर्स जो गए हैं वो सब एक रेलेवेंट मतलब एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, सुसंगत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, यह प्रश्न है कि क्या ख ने आदिष्ट अमुक माल क को परिदत्त किया है, वह माल अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया जाना था, हर एक परिधान सुसंगत तथ्य है। मतलब देखिए किसी माल की डिलीवरी होनी है और बीच में ना जैसे मतलब इसको जाना है, इसको जाना है, इसको जाना है, इसको जाना है, ठीक है, बहुत सारे इंसानों को जाना है, तो अगर इसमें जितने भी व्यक्ति मध्यवर्ती मतलब इनको भी जो जा रहा है
तो क्या है, ये जो इनको जो माल गया है ये सब भी क्या है, इस फैक्ट्स के लिए रेलेवेंट है कि सर इसको भेजा तो इसको भी तो गया होगा ना, तो आप ये फैक्ट्स भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेलेवेंसी बताइए, रेलेवेंसी इसलिए बताइए कि आपको पता लगे कि कोर्ट में कौन से साक्ष्य एडमिसिबल है और कौन से नहीं है। और एडमिसिबल की बात करें तो ग्राह्यता कौन देखता है, ये जज का काम होता है ना। जज देखता है कि एडमिसिबल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। अगर आपसे यहाँ कोई सेक्शन पूछे तो जो अभी ये हम नया BS से पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा सेक्शन है, 141, ठीक है। ये ग्राह्यता के संबंध में बताता है, एडमिसिबिलिटी के बारे में बताता है। तो हमने यहाँ पर कितने सेक्शन कर लिए, 4 कर लिए ना। हाँ, निकटता से, ठीक है। अब है सेक्शन 5, वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम है, जो उस परिस्थिति को वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे गठित हुए हैं या जिससे उनके घटित होने का या संव्यवहार का अवसर दिया। देखिए वो कहना क्या चाह रहा है, ये हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। सब यहाँ पर देखिए, आप जितना भी 50 तक पढ़ेंगे ना, सब रेलेवेंसी की बात कर रहा है कि कौन से फैक्ट किसी केस में रेलेवेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे। यहाँ पर्टिकुलरली उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर ऐसे हमेशा जो क्वेश्चन बनता है वो पूछ लेगा कि सेक्शन 5 में प्रसंग, हेतु और परिणाम, और फिर तीसरा ऑप्शन दे देगा कि ये भी दिया है। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर किसकी बात करी गई है, प्रसंग की, हेतु की और परिणाम की, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका प्रश्न यह है कि क्या कौने ख को लूटा, मतलब कौने कोई लूट करी। ये प्रश्न सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और दूसरे व्यक्तियों को उसने दिखाया और उससे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया। तो यहाँ पर क्या मिल गया, उसे प्रसंग मिल गया, है ना। क्या मिला उसे, प्रसंग मिल गया, एक मौका मिल गया। क्यों, क्योंकि देखिए जो ख है वो अपने कब्जे में धन लेके गया, उसने मेले में लोगों को दिखाया है कि उसके पास धन है, तो ए को क्या है, लूटने का एक मौका मिला। उसको अगर ये नहीं दिखा तो शायद लूट भी नहीं होती। तो क्या है, मौका भी एक रेलेवेंसी में आ जाता है, ठीक है। अब ख क्या बोलता है, प्रश्न यह है कि क्या कौन ने ख की हत्या करी, उस स्थान पर जहाँ हत्या की गई उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था होने से बने हुए निशान सुसंगत है। अब यहाँ पर क्या है, जब आप लड़ाई करी आपने तो उसके इफेक्ट में रूप में क्या आया, वो जो निशान बने हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट होने के कारण रेलेवेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये एग्जाम्पल आपको दे देंगे, पूछेंगे कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है, तो सेक्शन आपको याद रखना है 5 में, ठीक है। एक बहुत इलस्ट्रेशन पूछा जाता है। सी प्रश्न यह है कि क्या कौन ने ख को विष दिया, विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों से पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात की ख की बात है जिससे विष देने का अवसर मिला सुसंगत है। मतलब अगर देखिए किसी व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य की दशा के बारे में ज्ञात है, उसकी आदतें के बारे में ज्ञात है और उससे क्या हुआ, उसे एक मौका मिल गया, अवसर मिला, तो ये भी सब क्या है, रेलेवेंट फैक्ट्स है जिससे उसने उसको विष दिया, ठीक है। ये भी सब क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 5 में। और जिसको देखो पुरानी वाली याद है ना, उसके लिए ट्रिक क्या है कि आप उसमें से 2 माइनस कर दो, -2। मतलब अगर ये सेक्शन आप उसमें देखेंगे तो उसमें कौन सा होगा, ये 8 होगा, है ना। -2 करके आपको चलना है। अगर मतलब इसमें करेंगे हम तो ये वाला, सॉरी सेक्शन +2 करेंगे ना तो 7 आएगा और ये 6 वाला यहाँ 8 में होगा, वहाँ पुरानी वाली में, ठीक है। तो कोई भी तथ्य, सेक्शन 6 क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कोई भी तथ्य जो किसी वादक तथ्य सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है सुसंगत है, ठीक है। इसमें पहले तो हमें पता होना चाहिए किस चीज की रेलेवेंसी दिखा रहा है। एक तो हेतु की, मोटिव की, एक तैयारी प्रिपरेशन की, है ना। तो इन 2 चीजों की दिखा रहा है। दूसरा इसका क्लॉज क्या कहता है, किसी वाद्य कार्रवाई के किसी पक्षकार या पक्षकार के अभिकर्ता, मतलब खुद या जो पार्टी उसका या फिर उसके एजेंट का
किसी वाद या कार्रवाई के बारे में जिसमें विवादक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण या और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वो पूर्व का हो या पश्चात का। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो उसमें कंडक्ट आचरण की बात की गई है वो पूर्व का है या पश्चात का। तो यहाँ आप देखिए पूर्व या पश्चात किसी भी तरह का आचरण हो वो रेलेवेंट माना जाएगा। अब आपको लग रहा होगा इतना लेंथी से मैंने क्या पढ़ा दिया, तो देखो इसका इलस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे ना तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक स्पष्टीकरण भी इसका पहले देख लेते हैं कि जो देखिए आचरण है ना, आचरण शब्द यहाँ जो स्पष्टीकरण में बताया गया है तो इसके अंतर्गत कथन नहीं आते हैं, ठीक है। सिर्फ आचरण में अगर आपने सिर्फ आचरण आपका ऐसा है कि बोले गए शब्द सिर्फ बोल रहे हैं आप, तो वो आचरण के अंतर्गत नहीं आएंगे, है ना। दूसरा यह है कि जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति में श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो आचरण को प्रभाव डालता है वो रेलेवेंट होगा। मतलब अगर वो कुछ कंडक्ट भी ऐसा कर रहा है, कुछ बोल भी रहा है जो आपस में क्या है एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे। ये भी हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका वो ये कहता है कि ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। क का ट्रायल हो रहा है, ठीक है, किसके लिए कि उसने ख का मर्डर किया है। ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर ख से धन उपार्जित करने का प्रयत्न किया, रेलेवेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पार्टी ये है, एक ये है, एक ये है। अब इसने क्या है, इसका मर्डर किया है। अब ये बात इसको पता है, इसने क्या करा, इसको धमकी दी, है ना। इसको धमकी दी कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, भी कह रहा है एक को, तो मैं क्या है तुम्हारी ये बातें ना सबको बता दूंगा। तो इसने क्या करा, इसका मर्डर कर दिया। तो इसके लिए क्या है, रेलेवेंट होगा इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके पास एक कॉज है इसके मर्डर करने का, है ना। अगर वो इसको धमकी देता तो शायद नहीं मरता। तो ये सब क्या है, एक रेलेवेंट फैक्ट है। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट वाला जो इसमें ये है सी, विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है। यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु से पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था। मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक पर्सन है वो ख की हत्या करना चाहता है, उसके लिए क्या है, उसने मतलब हत्या करने के लिए क्या है, विष दे के हत्या करी है। और कुछ टाइम पहले उसे देखा गया था कि ये वाला विष ना इस मेडिकल स्टोर से खरीद रहा है। तो ये जो उसका मेडिकल स्टोर से विष को खरीदना है, मतलब पॉइजन को खरीदना है, वो क्या है, उस केस में एक रेलेवेंट फैक्ट है, इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। आप सीधे अगर अपने माइंड में ना कोर्ट और क्लाइंट और ये सब चीजें रखेंगे तो आपको ये ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे कि हम कोर्ट में कौन से एविडेंस दे सकते हैं और कौन से नहीं। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप मर्डर हो रहा है ए और बी का, आप अब सी डी ई एफ की जो बात है वो लाके कोर्ट में देंगे, नहीं। कोर्ट ने इसलिए ही बताया है कि कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है और कौन से हम कोर्ट में दिए जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी फैक्ट्स नहीं जाएंगे। सीधे सीधे उन्होंने बोला कोर्ट ने, मतलब हमारी जो ये एक्ट है इसने बताया रेलेवेंट फैक्ट होने चाहिए या फिर क्या होने चाहिए, फैक्ट एंड इशू होना चाहिए। इन दोनों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो एडमिसिबल होंगे या नहीं होंगे ये कौन तय करेगा, ये हमारा कोर्ट तय करता है, ठीक है। अब इसमें मैं इम्पोर्टेंट आपको बताती हूँ, एक ये वाला जो बहुत बार पूछा जाता है। आप कंडक्ट के बारे में था ना उसमें एक एग्जाम्पल, इसमें देखिए आप, इससे आपको समझ में आएगा। प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है, और उसके तुरंत पश्चात क भाग गया। ये क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। अब देखिए क्या है कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए ने क्या करा है, लूटपाट कर लिया, ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। किसको लूटा है, बी को लूटा है। अब सी बंदा पता क्या कह रहा है यहाँ पर, क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि ए ने लूटा है, नहीं, तो कह रहा है कि अरे भैया पुलिस को पता है, पता लग गया है। अब पुलिस क्या है, जिसने मतलब लूट करी है ना उसे पकड़ने के लिए आ रही है। अब इसके मन में तो चोर था ना, अब इसने सुनते ही क्या करा, इसका कंटेक्ट ऐसा हुआ कि वहां से भाग गया।
तो ये जो इसका भागना है ये क्या है, एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ एक ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्कार किया गया। यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात क ने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिसमें वह परिवाद किया गया सुसंगत है। यह तथ्य कि क ने परिवाद के बिना कहा कि मेरे साथ बलात्कार किया गया इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है। देखिए सीधे सीधे वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर एक के साथ बलात्कार किया गया है ना, तो उसने क्या है, थोड़े ही समय में, अल्पकाल में, मतलब जब उसका रेप हुआ उसके थोड़े ही समय में क्या करा है, परिवाद किया है। तो वो जो परिस्थितियां हैं और वो शब्द है वो क्या है, एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। पर उसने क्या करा है, एक केस और मान ले, अब उसने क्या करा है, यहाँ पर परिवाद नहीं करा, कोई कंप्लेन नहीं करी, कोई एफआईआर नहीं करी, और वो कह रही है मेरे साथ क्या हुआ, रेप हुआ है, तो क्या है वो रेलेवेंट नहीं होगा। अगर आपने पहले कंप्लेन वगैरह करी है फिर आप कह रहे हैं तब वो चीजें रेलेवेंट होंगी, बट आप अगर बिना किसी कंप्लेन के कहते हैं कि मेरे साथ रेप हुआ है तो ये चीजें रेलेवेंट नहीं मानी जाएंगी। और ये क्वेश्चन हर बार दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज और देखिए, कह रहा है कि यद्यपि ये धारा 26 मतलब पहले का अगर हम 32 देखें, मृत्युकालीन कथन के अधीन क्या है, वहां पर सुसंगत हो सकता है, पर ये इसमें रेलेवेंट नहीं होगा। वो मर गई अगर तो एक सुसंगत तथ्य के रूप में क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन में आ जाएगा तब रेलेवेंट हो सकता है, पर नॉर्मली नहीं होगा। ऐसे एक ये वाला एग्जाम्पल है, ये भी पूछा जाता है। ये प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया। यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरंत पश्चात क ने अपराध के संबंध में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिसके अधीन तथा वे तथ्य जिसमें परिवाद किया गया सुसंगत है। अगर देखिए वो कोई भी अपने साथ घटना होने की एकदम से सूचना दे रहा है ना, और फिर कह रहा है मेरे साथ ये हुआ, तब वो रेलेवेंट माना जाएगा। पर अगर उसने कोई भी कंप्लेन नहीं किया और वो कह रहा है कि मुझे लूटा गया, तो वो क्या है, वो रेलेवेंट नहीं है, भले ही ये डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में रेलेवेंट हो जाए, पर ऐसे नहीं होगा। ठीक है, अब है सेक्शन, क्या है, सेक्शन 7, ठीक है। वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण, मतलब जो हमारे फैक्टर एंड इश्यू और रेलेवेंट फैक्टर उसे क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, पुनः स्थापन के लिए आवश्यक है, या किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान या समर्थन का खंडन करते हैं, या किसी व्यक्ति या वस्तु का जिसकी अनंतता सुसंगत हो अनंतता स्थापित करते हैं, या वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब वह जहाँ कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य गठित हुआ, जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिसके द्वारा किसी ऐसे तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत है जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है, ये वाला सेक्शन हमारा क्या है, 7। पहले ये क्या था, +2 कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा 9। और अगर वो याद है आपको पुराना वाला तो 9 था, तो -2 कर लेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना। 2 का डिफरेंस है मतलब यहाँ पर। तो इसमें एक ना बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शिनाख्त परेड कहाँ पर है ना। तो वो यही सेक्शन है, ठीक है। ये क्या कर रही है, यहाँ पर व्यक्ति और वस्तु की पहचान करा रही है ना। और अगर हम, कोई बताएगा जो नई वाली BNSS है उसमें कौन सा शिनाख्त परेड के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, ठीक है। जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन कह रही हूँ, एक केस भी है, आप वो केस लिख सकते हैं। केस का नाम है राम किशन वर्सेस बम्बई राज, जिसमें बोला था कि जो शिनाख्त परीक्षण है ना वो कोई भी करा सकता है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जो पंच होते हैं ना, पंच, उनके द्वारा अगर शिनाख्त की कार्रवाई की जा गई है तो वो भी मान्य होगी, ठीक है।
और शिनाख्त परेड जो है ना, ये कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। सिर्फ सार्वत साक्ष्य न होने का मतलब क्या है कि सिर्फ इसी के आधार पर कोई भी आपको दोष सिद्धि नहीं की जा सकती, मतलब और भी आपको एविडेंसेस चाहिए होंगे। सिर्फ ये कहो कि जी उसने उसको पहचान लिया है तो इसलिए से दोष सिद्ध कर दिया जाए, नहीं, उसके अलावा भी और जो एविडेंस है वो चाहिए। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से व्यक्ति या वस्तु के पहचान को स्थिर करते हैं या समय स्थान को स्थिर करते हैं, पक्षकारों के संबंध को कौन सा बताता है, ये सब चीजें क्या है सेक्शन 7 में आती है। ओके, इसमें देखिए जो एग्जाम्पल है ना, ये सी वाला, इससे आपको समझ में आएगा कि क एक अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात को अपने घर से फरार हो गया है, धारा 6 के अधीन विवादक तथ्यों के पश्चातवर्ती और उससे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है ना। तो फरार होना बताया ना कि वो सुना और हो गया, तो यहाँ पर क्या कंडक्ट के रूप में उसका रेलेवेंसी हो जाएगी। यह तथ्य कि उस समय जब वो घर से चला था, उस स्थान को जहाँ वो गया अचानक और अर्जेंट कार्य था, उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य को स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले कारण सुसंगत है। मतलब यहाँ पर क्या है, सेक्शन हमने कौन सा पढ़ा था 7 में, है ना, वहां पर 9 था। तो क्या अगर वो उसको स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति जो रख रहे उस कारण भी वो क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 7 में। और ये कौन सा, BS से। ठीक है, जैसे ये वाला स्टेशन इसका इम्पोर्टेंट है कि चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई संपत्ति ख को देते हुए देखा जाता है, जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। ख उसे प्रदान करते हुए कहता है कि क ने कहा है कि तुम इसे छुपा दो। ख का कथन उस संव्यवहार का भाग होने के कारण तथ्य को स्पष्ट करने के कारण क्या है, सुसंगत है, कि वो उसके क्या है, जो उसका ये सब बातें हुई उसको स्पष्ट कर रहा है ना। और स्पष्टीकरण कहाँ पर है, तुमने स्थापित करने वाले तथ्य कहाँ पर है, सेक्शन 7 में, तो वहां पर ही रेलेवेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 में आपको कुछ ज्यादा ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि षड्यंत्रकारी द्वारा की गई बातें कहाँ पर रेलेवेंट है। हमेशा से सेक्शन पूछा जाता है या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको केस दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद होना चाहिए, मिर्जा बनाम, मिर्जा अकबर बनाम अकबर बनाम एम्परर। ठीक है, ये वाला केस है। अगर पूछा जाता है केस किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो सेक्शन 8 से। अगर पूछे कि षड्यंत्रकारी की जो बातें हैं वो कहाँ रेलेवेंट है, तो वो भी सेक्शन आप 8 में बताएंगे। एक इसमें और केस है जो पूछा जाता है, एक नलिनी वर्सेस स्टेट। ठीक है, ये दोनों ही सेक्शन 8 में, इससे ज्यादा इससे कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो जब पूछा नहीं जाता है तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत हमें नहीं है। अब सेक्शन 9 जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है ये डॉक्ट्रिन है। तो यहाँ पर लिख लेना, आपको क्या लिखना है, प्ली ऑफ एलिबाई। ठीक है, हिंदी में अगर से हम लिखेंगे तो अनंतर कहीं उपस्थित होने का अभिभाग। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, है ना। तो इसमें पहले हम सेक्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है सेक्शन 9 हमारा। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत हो जाते हैं, मतलब वैसे ये फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं है, पर अगर इस सेक्शन में आ जाते तब रेलेवेंट हो जाएंगे। इसमें पहला क्या कह रहा है, यदि वे तथ्य किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है, मतलब उनकी इनकंसिस्टेंसी में है, तब वो क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। दूसरा, यदि वे स्वयं में या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व अनस्तित्व अत्यंत अधिसंभाव्य या अनाधिसंभाव्य बनाते हैं। देखिए इसमें ना एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, या एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब ए ने क्या करा, बी का मर्डर करा, है ना, या उस पर आरोप लगा, ठीक है, ए पे आरोप लगा बी के मर्डर का,
अब मर्डर कहाँ हुआ है, ये मान लीजिए दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दिल्ली में हुआ है, बट ए इसका सेक्शन का सहारा लेते हुए कह सकता है सर मैं तो जहाँ पर ये मर्डर हुआ वहां था ही नहीं, मैं तो इस टाइम कहाँ था, कोलकाता में था, ठीक है। तो अनंतर कहीं उपस्थित होने का विभाग, अब वैसे ये रेलेवेंट नहीं होता, बट जब ये बोल देगा तब ये चीजें क्या हो जाएंगी, रेलेवेंट हो जाएंगी। वो दिखाएगा कि भाई मैं तो वहां उपस्थित ही नहीं था, जब मैं उपस्थित था तो मैं बी का मर्डर कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो लोक बचाव में इस सेक्शन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और दूसरा जो इसका क्लॉज कह रहा है वो क्या कह रहा है कि देखिए अब 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 कोई पर्सन है, अब वो कह रहे हैं 2 तो ये मर्डर या चोरी कर ही नहीं सकते, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि भाई ये 2 तो कर ही नहीं सकते, तो वो जो पहला वाला है उसको ही वो टारगेट कर रहे हैं ना, कह भी नहीं रहे, तो वो जो कह रहे हैं कि भाई ये 2 तो चोरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो क्या मतलब है कि भाई पहले वाले ने चोरी करी है, तो ये भी क्या है, रेलेवेंट हो जाएगा ये फैक्ट, ठीक है। अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ये आपको ये बताएंगे। प्रश्न यह है कि क्या कौन ने किसी अमुक दिन चेन्नई में अपराध किया, है ना, वो कह रहे किसी पर्टिकुलर दिन क्या ए ने कहाँ पर चेन्नई में अपराध किया, यह तथ्य कि उस दिन वह लद्दाख में था रेलेवेंट है। अब वो कह देंगे सर अपराध तो चेन्नई में हुआ, बट मैं तो उस दिन कहाँ था, लद्दाख में था, तो ये जो फैक्ट है वो क्या है, रेलेवेंट हो जाएगा किस सेक्शन में, सेक्शन 9 में, पहले किस में था, 11 में, मैंने बोला ना +2 अगर किसी को पुरानी वाली याद है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं +2 और -2 करके, ठीक है। यह तथ्य कि जब अपराध किया गया उस समय के लगभग का उस स्थान से जहाँ अपराध किया गया था इतनी दूरी पर था कि अपराध किया जाना यदि असंभव नहीं तो अत्यंत अनाधि संभव था, सुसंगत है, मतलब वो इतनी दूर था कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था, तो ये क्या है, एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या प्रश्न यह है कि क्या कौन ने अपराध किया है, परिस्थिति ऐसी है कि वह अपराध क ख ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा, मैंने बताया ना आपको, ये यहाँ पे उन्होंने 4 का एग्जाम्पल दे दिया, 4 जने हैं, मतलब इनमें से ही किसी के द्वारा किया गया होगा। अब वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने करा है ना, वह हर तथ्य जिससे दर्शित होता है कि अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता, क ख ग में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है। तो इसमें क्या है कि इन चारों के द्वारा ही किया जा सकता था, अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो ख ग घ है इन्होंने तो बिल्कुल नहीं करा, तो क्या हो गया, रेलेवेंट फैक्ट हो गया। अब उसी उससे क्या होगा, ए पे डाउट हो गया कि भैया अब इसने ही करा होगा, है ना, बिल्कुल उन्होंने उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभाव्य बना दिया कि इन तीनों ने नहीं करा, तो क्या सारी पॉसिबिलिटीज कहाँ चली गई, ए के ऊपर कि इसने ही किया होगा। अब है सेक्शन 10, ये कहता है उन वादों में जिसमें नुकसानी का दावा किया गया है, बहुत सारे केस होते हैं ना जिसमें आप रिलीफ में कुछ एलिमनी मांगते हैं, कोई भी राशि तय होती है, तो वहां कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसान की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो हमें निर्धारित की जानी है, ठीक है, रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है। नुकसानी का दावा मतलब जैसे आप कोई मान लीजिए जैसे जो ये एमवी एक्ट होते हैं वो होते हैं, तो नुकसानी का जिसमें भी दावा करा गया कि मेरा इतने पैसे का नुकसान हो गया, तो वहां पर क्या होगा, कोई भी ऐसा फैक्ट जो नुकसान की रकम को अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाए, तो ऐसे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे किस सेक्शन में, सेक्शन 10 में, ठीक है। अब हमने यहाँ 10 तक कर लिया है, मुझे लग रहा है काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, इसको आज इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे सेक्शंस को इंक्रीज करेंगे और हम जल्दी ही ये जो एक्ट है कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।